आज हम सुनने वाले हैं बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक अध्याय 1 की ऑडियो। अध्याय 1, निवेश बनाम सट्टा, बुद्धिमान निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम। यह अध्याय उन दृष्टिकोणों को रेखांकित करेगा जो पुस्तक के शेष भाग में प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष रूप से हम व्यक्तिगत गैर पेशेवर निवेशक के लिए उपयुक्त पोर्टफोलियो नीति की अपनी अवधारणा को शुरू में ही विकसित करना चाहते हैं। निवेश बनाम सट्टा। निवेशक से हमारा क्या मतलब है? इस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग सट्टेबाज के विपरीत किया जाएगा। 1934 में हमारी पाठ्य पुस्तक सुरक्षा विश्लेषण में हमने दोनों के बीच अंतर को सटीक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रकार एक निवेश संचालन वह है जो गहन विश्लेषण पर मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले संचालन सट्टा हैं। जबकि हम आगामी 38 वर्षों में इस परिभाषा से दृढ़ता से चिपके हुए हैं। इस अवधि के दौरान निवेशक शब्द के उपयोग में हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों पर ध्यान देना सार्थक है। 1929 से 1932 की बाजार में भारी गिरावट के बाद सभी सामान्य शेयरों को व्यापक रूप से सट्टा माना जाता था। एक प्रमुख अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निवेश के लिए केवल बांड ही खरीदे जा सकते हैं। इस प्रकार हमें तब अपनी परिभाषा का बचाव इस आरोप के विरुद्ध करना पड़ा कि यह निवेश की अवधारणा को बहुत व्यापक दायरा देती है। अब हमारी चिंता विपरीत प्रकार की है। हमें अपने पाठकों को उस सामान्य शब्दजाल को स्वीकार करने से रोकना चाहिए जो शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति और हर किसी के लिए निवेशक शब्द का प्रयोग करता है। हमारे पिछले संस्करण में हमने जून 1962 में हमारे प्रमुख वित्तीय पत्रिका के पहले पन्ने के लेख के निम्नलिखित शीर्षक का हवाला दिया था। 18 छोटे निवेशक मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, वे बहुत कम बिकवाली कर रहे हैं। अक्टूबर 1970 में उसी पत्रिका ने एक संपादकीय में उन लोगों की आलोचना की थी जिन्हें उसने लापरवाह निवेशक कहा था, जो इस बार खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़े थे। ये उद्धरण निवेश और सट्टेबाजी शब्दों के इस्तेमाल में कई वर्षों से व्याप्त भ्रम को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। ऊपर दिए गए निवेश की हमारी सुझाई गई परिभाषा के बारे में सोचें और इसकी तुलना किसी अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा स्टॉक के कुछ शेयरों की बिक्री से करें, जिसके पास वह चीज भी नहीं है जिसे वह बेच रहा है, और उसे यह विश्वास है कि वह उसे बहुत कम कीमत पर वापस खरीद सकता है। यह बताना अप्रासंगिक नहीं है कि जब 1962 का लेख छपा था तब बाजार में पहले से ही बड़ी गिरावट देखी जा चुकी थी और अब यह और भी अधिक उछाल के लिए तैयार हो रहा था। यह शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे खराब समय था। अधिक सामान्य अर्थ में बाद में इस्तेमाल किए गए वाक्यांश लापरवाह निवेशक को शब्दों में एक हास्यास्पद विरोधाभास माना जा सकता है, कुछ हद तक खर्चीले कंजूस की तरह, अगर भाषा का यह दुरुपयोग इतना शरारती न होता। अखबार ने इन मामलों में निवेशक शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि वॉल स्ट्रीट की आसान भाषा में हर कोई जो सुरक्षा खरीदता या बेचता है वह निवेशक बन जाता है, चाहे वह क्या खरीदता हो या किस उद्देश्य से या किस कीमत पर या नकद या मार्जिन पर। इसकी तुलना 1948 में आम शेयरों के प्रति जनता के रवैये से करें, जब पूछे गए 90% से अधिक लोगों ने खुद को आम शेयरों की खरीद के विरोध में व्यक्त किया। लगभग आधे लोगों ने इसका कारण सुरक्षित नहीं, एक जुआ बताया और लगभग आधे ने इसका कारण परिचित नहीं बताया। यह वास्तव में विडंबनापूर्ण है। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी प्रकार की आम स्टॉक खरीद को आम तौर पर अत्यधिक सट्टा या जोखिम भरा माना जाता था, जबकि वे सबसे आकर्षक आधार पर बिक रहे थे और जल्द ही इतिहास में अपनी सबसे बड़ी उन्नति शुरू करने वाले थे। इसके विपरीत यह तथ्य कि वे पिछले अनुभव के अनुसार निस्संदेह खतरनाक स्तर तक आगे बढ़ गए थे, बाद में उन्हें निवेश में बदल दिया और पूरे शेयर खरीदने वाले लोगों को निवेशक में बदल दिया।
आम स्टॉक में निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर हमेशा उपयोगी रहा है और इसका गायब होना चिंता का कारण है। हमने अक्सर कहा है कि एक संस्था के रूप में वॉल स्ट्रीट को इस अंतर को फिर से स्थापित करने और जनता के साथ अपने सभी व्यवहारों में इस पर जोर देने की सलाह दी जाएगी। अन्यथा स्टॉक एक्सचेंजों को किसी दिन भारी सट्टा घाटे के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके बारे में उन्हें भुगतने वालों को ठीक से चेतावनी नहीं दी गई थी। विडंबना यह है कि एक बार फिर कुछ स्टॉक एक्सचेंज फर्मों की हाल की वित्तीय शर्मिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उनके अपने पूंजी कोष में सट्टा आम स्टॉक को शामिल करने से आया है। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के पाठक को आम स्टॉक प्रतिबद्धताओं में निहित जोखिमों का एक उचित स्पष्ट विचार प्राप्त होगा, जोखिम जो लाभ के अवसरों से अविभाज्य हैं जो वे प्रदान करते हैं, और दोनों को निवेशक की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। हमने अभी जो कहा है वह इंगित करता है कि प्रतिनिधि आम स्टॉक को शामिल करने वाली साइमन शुद्ध निवेश नीति जैसी कोई चीज अब नहीं हो सकती है, इस अर्थ में कि कोई भी उन्हें ऐसी कीमत पर खरीदने के लिए हमेशा इंतजार कर सकता है जिसमें बाजार या उद्धरणीय नुकसान का कोई जोखिम शामिल न हो जो इतना बड़ा हो कि बेचैनी पैदा करे। अधिकांश अवधियों में निवेशक को अपने आम स्टॉक होल्डिंग्स में एक सट्टा कारक के अस्तित्व को पहचानना चाहिए। यह उसका कार्य है कि वह इस घटक को मामूली सीमाओं के भीतर रखे और वित्तीय और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिकूल परिणामों के लिए तैयार रहे जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकते हैं। स्टॉक सट्टेबाजी के बारे में 2 पैराग्राफ जोड़े जाने चाहिए जो कि वर्तमान में निहित सट्टा घटक से अलग है। अधिकांश प्रतिनिधि सामान्य शेयरों में प्रत्यक्ष सट्टेबाजी न तो अवैध है, न ही अनैतिक और न ही अधिकांश लोगों के लिए जेब भरने वाली है। इससे भी अधिक कुछ सट्टेबाजी आवश्यक और अपरिहार्य है, क्योंकि कई सामान्य स्टॉक स्थितियों में लाभ और हानि दोनों की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं और उनमें जोखिम किसी को उठाना चाहिए। बुद्धिमानी से सट्टेबाजी होती है जैसे बुद्धिमानी से निवेश करना, लेकिन कई तरीके हैं जिनसे सट्टेबाजी नासमझी हो सकती है। इनमें से सबसे प्रमुख हैं: 1. जब आपको लगता है कि आप निवेश कर रहे हैं तो सट्टेबाजी करना। 2. जब आपके पास इसके लिए उचित ज्ञान और कौशल की कमी हो तो शगल के बजाय गंभीरता से सट्टेबाजी करना। और 3. सट्टेबाजी में जितना पैसा आप खो सकते हैं उससे अधिक जोखिम में डालना। हमारे रूढ़िवादी दृष्टिकोण में हर गैरपेशेवर जो मार्जिन पर काम करता है उसे यह पहचानना चाहिए कि वह वास्तव में सट्टेबाजी कर रहा है और यह उसके ब्रोकर का कर्तव्य है कि वह उसे सलाह दे। और जो कोई भी तथाकथित हॉट कॉमन स्टॉक इश्यू खरीदता है या किसी भी तरह से इसी तरह की खरीदारी करता है वह या तो सट्टा लगा रहा है या जुआ खेल रहा है। सट्टा हमेशा आकर्षक होता है और जब आप खेल में आगे होते हैं तो यह बहुत मजेदार हो सकता है। यदि आप इसमें अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए अपनी पूंजी का एक हिस्सा, जितना छोटा उतना अच्छा, एक अलग फंड में अलग रखें। इस खाते में कभी भी सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे न डालें क्योंकि इससे आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। बाजार में तेजी आ गई है और मुनाफा आ रहा है। यही समय है अपने सट्टा फंड से पैसे निकालने के बारे में सोचने का। अपने सट्टा और निवेश संचालन को कभी भी एक ही खाते में न मिलाएं, न ही अपनी सोच के किसी भी हिस्से में। रक्षात्मक निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम हम पहले ही रक्षात्मक निवेशक को मुख्य रूप से सुरक्षा और परेशानी से मुक्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। सामान्य तौर पर उसे क्या करना चाहिए और औसत सामान्य परिस्थितियों के तहत वह क्या रिटर्न की उम्मीद कर सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां वास्तव में मौजूद हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हम सबसे पहले इस विषय पर 7 साल पहले जो लिखा था उसके बाद निवेशक के अपेक्षित रिटर्न को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित कारकों में तब से क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं
और अंत में उसे क्या करना चाहिए और वर्तमान 1972 की शुरुआत की परिस्थितियों में उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। एक, हमने 6 साल पहले क्या कहा था? हमने सिफारिश की थी कि निवेशक अपनी होल्डिंग्स को उच्च श्रेणी के बॉन्ड और प्रमुख सामान्य स्टॉक के बीच विभाजित करे। बॉन्ड में रखा गया अनुपात कभी भी 25% से कम या 75% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि आम स्टॉक घटक के लिए विपरीत होना आवश्यक है। उनका सबसे सरल विकल्प दोनों के बीच 50 से 50 अनुपात बनाए रखना होगा, जिसमें बाजार के विकास के कारण 5% तक की गिरावट आने पर समानता को बहाल करने के लिए समायोजन किया जाएगा। वैकल्पिक नीति के रूप में वे अपने आम स्टॉक घटक को 25% तक कम करने का विकल्प चुन सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि बाजार खतरनाक रूप से ऊंचा है, और इसके विपरीत इसे अधिकतम 75% की ओर बढ़ा सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि स्टॉक की कीमतों में गिरावट उन्हें तेजी से आकर्षक बना रही है। 1965 में निवेशक उच्च श्रेणी के कर योग्य बॉन्ड पर लगभग 41% और अच्छे करमुक्त बॉन्ड पर 31% प्राप्त कर सकता था। प्रमुख आम स्टॉक 892 पर डीजेआईए के साथ पर लाभांश रिटर्न केवल 3.2% था। यह तथ्य और अन्य सावधानी बरतने का सुझाव देते हैं। हमने निहित किया कि बाजार के सामान्य स्तरों पर निवेशक को अपने स्टॉक खरीद पर 31% और 41% के बीच का प्रारंभिक लाभांश रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें प्रतिनिधि के अंतर्निहित मूल्य और सामान्य बाजार मूल्य में लगातार वृद्धि को जोड़ा जाना चाहिए। लगभग समान राशि की स्टॉक सूची लाभांश और प्रशंसा से प्रति वर्ष लगभग 71% का रिटर्न देती है। बॉन्ड और स्टॉक के बीच आधा आधा विभाजन आयकर से पहले लगभग 6% का रिटर्न देगा। हमने कहा कि स्टॉक घटक को बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ उचित मात्रा में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त अंकगणित ने शेयर बाजार में अग्रिम की बहुत कम दर की उम्मीद का संकेत दिया, जो 1949 और 1964 के बीच महसूस किया गया था। यह दर समग्र रूप से सूचीबद्ध स्टॉक के लिए 10% से काफी बेहतर थी, और इसे आम तौर पर एक तरह की गारंटी के रूप में माना जाता था कि भविष्य में इसी तरह के संतोषजनक परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। बहुत कम लोग इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने को तैयार थे कि अतीत में उच्च दर की बढ़त का मतलब है कि स्टॉक की कीमतें अब बहुत अधिक हैं, और इसलिए 1949 के बाद से शानदार परिणाम भविष्य के लिए बहुत अच्छे नहीं बल्कि बुरे परिणाम दर्शाते हैं। 4.2 1964 के बाद से क्या हुआ? 1964 के बाद से सबसे बड़ा बदलाव प्रथम श्रेणी के बॉन्ड पर ब्याज दरों में रिकॉर्ड उच्च स्तर तक वृद्धि रहा है। हालांकि तब से 1970 की सबसे कम कीमतों से काफी सुधार हुआ है। अच्छे कॉरपोरेट मुद्दों पर प्राप्त होने वाला रिटर्न अब लगभग 71% है, और 1964 में 41% के मुकाबले और भी अधिक है। इस बीच डीजेआईए प्रकार के स्टॉक पर लाभांश रिटर्न में 1969 से 70 के बाजार में गिरावट के दौरान भी उचित बढ़त हुई थी, लेकिन जैसा कि हम लिख रहे हैं, जबकि डॉव 900 पर है, यह 1964 के अंत में 3.2% के मुकाबले 3.5% से भी कम है। इस अवधि के दौरान ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण मध्यम अवधि, मान लीजिए 20 वर्षीय बांडों के बाजार मूल्य में लगभग 38% की अधिकतम गिरावट आई। इन घटनाक्रमों का एक विरोधाभासी पहलू है। 1964 में हमने इस संभावना पर विस्तार से चर्चा की थी कि शेयरों की कीमत बहुत अधिक हो सकती है और अंततः गंभीर गिरावट के अधीन हो सकती है, लेकिन हमने इस संभावना पर विशेष रूप से विचार नहीं किया कि उच्च श्रेणी के बांडों की कीमत के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। नहीं, हमारे जानने वाले किसी और ने ऐसा किया। हमने चेतावनी दी थी,
पृष्ठ 90 पर कि ब्याज दरों में परिवर्तन के जवाब में एक दीर्घकालिक बॉन्ड की कीमत में व्यापक रूप से भिन्नता हो सकती है। उसके बाद जो कुछ हुआ है उसके आलोक में हमें लगता है कि इस चेतावनी पर साथ ही उदाहरणों पर अपर्याप्त रूप से जोर दिया गया था। तथ्य यह है कि निवेश बनाम सट्टा 23 यदि निवेशक के पास 1964 में 874 के समापन मूल्य पर डीजेआईए में एक निश्चित राशि होती तो उसे 1971 के अंत में उस पर थोड़ा लाभ होता। 1970 में सबसे कम स्तर 631 पर भी उसका संकेतित नुकसान अच्छे दीर्घकालिक बॉन्ड पर दिखाए गए नुकसान से कम होता। दूसरी ओर यदि उसने अपने बॉन्ड प्रकार के निवेशों को अमेरिकी बचत बॉन्ड, अल्पकालिक कॉरपोरेट मुद्दों या बचत खातों तक सीमित रखा होता तो उसे इस अवधि के दौरान अपने मूलधन के बाजार मूल्य में कोई नुकसान नहीं होता और उसे अच्छे शेयरों की तुलना में अधिक आय रिटर्न मिलता। इसलिए यह पता चला कि 1964 में आम शेयरों की तुलना में सच्चे नकद समकक्ष बेहतर निवेश साबित हुए, मुद्रास्फीति के अनुभव के बावजूद जो सिद्धांत रूप में नकदी की तुलना में शेयरों का पक्षधर होना चाहिए था। अच्छे दीर्घकालिक बांडों के उद्धृत मूलधन में गिरावट मुद्रा बाजार में विकास के कारण थी, जो एक ऐसा गूढ़ क्षेत्र है जिसका आमतौर पर व्यक्तियों की निवेश नीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समय के साथ अनुभवों की एक अंतहीन श्रृंखला का एक और उदाहरण है जिसने यह प्रदर्शित किया है कि सुरक्षा कीमतों का भविष्य कभी भी पूर्वानुमानित नहीं होता है। लगभग हमेशा बांडों में स्टॉक कीमतों की तुलना में बहुत कम उतार चढ़ाव होता है और निवेशक आम तौर पर किसी भी परिपक्वता के अच्छे बांड खरीद सकते हैं बिना उनके बाजार मूल्य में बदलाव की चिंता किए। इस नियम के कुछ अपवाद थे और 1964 के बाद की अवधि उनमें से एक साबित हुई। हम बाद के अध्याय में बांड की कीमतों में बदलाव के बारे में और अधिक कहेंगे। 1971 के अंत और 1972 की शुरुआत में अपेक्षाएं और नीति 1971 के अंत में अच्छे मध्यम अवधि के कॉरपोरेट बांडों पर 8% कर योग्य ब्याज और अच्छे राज्य या नगरपालिका प्रतिभूतियों पर 5.7% कर मुक्त ब्याज प्राप्त करना संभव था। अल्पावधि क्षेत्र में निवेशक 5 वर्षों में देय अमेरिकी सरकार के मुद्दों पर लगभग 6% प्राप्त कर सकता है। बाद के मामले में खरीदार को इस बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाजार मूल्य में संभावित नुकसान, क्योंकि वह तुलनात्मक रूप से कम होल्डिंग अवधि के अंत में 6% ब्याज रिटर्न सहित पूर्ण पुनर्भुगतान के बारे में सुनिश्चित है। 1971 में 900 के अपने आवर्ती मूल्य स्तर पर डीजेआईए केवल 3.5% उपज देता है। आइए हम मान लें कि अब अतीत की तरह किए जाने वाले मूल नीतिगत निर्णय यह है कि फंड को उच्च श्रेणी के बॉन्ड या अन्य तथाकथित नकद समकक्ष और अग्रणी प्रकार के शेयरों के बीच कैसे विभाजित किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में निवेशक को क्या करना चाहिए अगर हमारे पास भविष्य में कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण ऊपर या महत्वपूर्ण नीचे की ओर आंदोलन की भविष्यवाणी करने का कोई मजबूत कारण नहीं है। सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई गंभीर प्रतिकूल परिवर्तन नहीं है तो रक्षात्मक निवेशक को अपने शेयरों पर वर्तमान 3.5% लाभांश रिटर्न और लगभग 4% की औसत वार्षिक प्रशंसा पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि हम बाद में बताएंगे, यह मूल्य वृद्धि अनिवार्य रूप से विभिन्न कंपनियों द्वारा अविभाजित लाभ में से प्रतिवर्ष एक समान राशि के पुनर्निवेश पर आधारित है। करपूर्व आधार पर उसके शेयरों का संयुक्त रिटर्न औसतन 7.5% होगा, जो उच्च श्रेणी के बॉन्ड पर उसके ब्याज से कुछ कम है। कर पश्चात आधार पर शेयरों पर औसत रिटर्न लगभग 5.3% होगा। 5 यह लगभग उतना ही होगा जितना अब अच्छे कर मुक्त मध्यम अवधि के बॉन्ड पर प्राप्त किया जा सकता है। ये अपेक्षाएं हमारे 1964 के विश्लेषण की तुलना में बॉन्ड के मुकाबले शेयरों के लिए बहुत कम अनुकूल हैं।
यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से इस मूल तथ्य से निकलता है कि 1964 के बाद से बॉन्ड यील्ड स्टॉक यील्ड की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है। हमें कभी भी अपनी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। इस तथ्य के कारण कि अच्छे बॉन्ड पर ब्याज और मूलधन भुगतान स्टॉक पर लाभांश और मूल्य वृद्धि की तुलना में अधिक सुरक्षित और इसलिए अधिक निश्चित हैं। परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि अब 1971 के अंत में बॉन्ड निवेश स्टॉक निवेश से स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतीत होता है। यदि हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह निष्कर्ष सही है, तो हमें रक्षात्मक निवेशक को सलाह देनी होगी कि वह अपना सारा पैसा बॉन्ड में लगाए और सामान्य स्टॉक में कुछ भी न लगाए, जब तक कि वर्तमान उपज संबंध स्टॉक के पक्ष में महत्वपूर्ण रूप से बदल न जाए। लेकिन निश्चित रूप से हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि बॉन्ड आज के स्तरों से स्टॉक की तुलना में बेहतर काम करेंगे। पाठक तुरंत मुद्रास्फीति कारक को दूसरी तरफ एक शक्तिशाली कारण के रूप में सोचेंगे। अगले अध्याय में हम तर्क देंगे कि इस सदी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति के साथ हमारा काफी अनुभव वर्तमान उपज में अंतर पर बॉन्ड के मुकाबले स्टॉक के विकल्प का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन हमेशा एक संभावना बनी रहती है, हालांकि हम इसे दूर की कौड़ी मानते हैं, एक त्वरित मुद्रास्फीति की, जो एक तरह से या किसी अन्य तरीके से स्टॉक इक्विटी को एक निश्चित राशि के डॉलर में भुगतान किए जाने वाले बॉन्ड के लिए बेहतर बनाती है। एक वैकल्पिक संभावना है, जिसे हम अत्यधिक असंभव मानते हैं, कि अमेरिकी व्यवसाय मुद्रास्फीति में वृद्धि के बिना इतना लाभदायक हो जाएगा कि अगले कुछ वर्षों में आम स्टॉक मूल्यों में बड़ी वृद्धि को उचित ठहराया जा सके। अंत में अधिक परिचित संभावना यह है कि हम अंतर्निहित मूल्यों में वास्तविक औचित्य के बिना शेयर बाजार में एक और बड़ी सट्टा वृद्धि देखेंगे। इनमें से कोई भी कारण, और शायद अन्य जिनके बारे में हमने नहीं सोचा है, निवेशक को बॉन्ड पर 100% ध्यान केंद्रित करने के लिए पछतावे का कारण बन सकता है, भले ही उनके अधिक अनुकूल उपज स्तर हों। इसलिए प्रमुख विचारों की इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम एक बार फिर उसी बुनियादी समझौता नीति को स्पष्ट करते हैं कि अधिक अनुकूल उपज स्तर हों। इसलिए प्रमुख विचारों की इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम एक बार फिर उसी बुनियादी समझौता नीति को स्पष्ट करते हैं। रक्षात्मक निवेशकों के लिए, अर्थात हर समय उनके पास अपने फंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉन्ड प्रकार की होल्डिंग्स में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा इक्विटी में भी होता है। यह अभी भी सच है कि वे दोनों घटकों के बीच एक साधारण 50 से 50 विभाजन बनाए रखने या उनके निर्णय पर निर्भर एक अनुपात, जो न्यूनतम 25% और अधिकतम 75% के बीच भिन्न होता है, के बीच चयन कर सकते हैं। हम बाद के अध्याय में इन वैकल्पिक नीतियों के बारे में अपना अधिक विस्तृत दृष्टिकोण देंगे। चूंकि वर्तमान में सामान्य स्टॉक से परिकल्पित कुल रिटर्न बॉन्ड से लगभग समान है, इसलिए निवेशक के लिए वर्तमान में अपेक्षित रिटर्न स्टॉक मूल्यों की वृद्धि सहित में बहुत कम बदलाव होगा, चाहे वह अपने फंड को दोनों घटकों के बीच कैसे भी विभाजित करे। जैसा कि ऊपर गणना की गई है, दोनों भागों से कुल रिटर्न करों से पहले लगभग 7.8% या कर मुक्त या अनुमानित कर भुगतान आधार पर 5.5% होना चाहिए। इस क्रम का रिटर्न आम रूढ़िवादी निवेशक द्वारा अधिकांश दीर्घकालिक अतीत में प्राप्त किए गए रिटर्न से काफी अधिक है। यह 1949 के बाद मुख्य रूप से तेजी वाले बाजार के 20 वर्षों के दौरान आम शेयरों द्वारा दिखाए गए 14% या उससे अधिक रिटर्न के संबंध में आकर्षक नहीं लग सकता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि 1949 और 1969 के बीच डीजेआईए की कीमत 5 गुना से अधिक बढ़ गई थी, जबकि इसकी आय और लाभांश लगभग 2 गुना हो गए थे। इसलिए उस अवधि के लिए प्रभावशाली बाजार रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा निवेशकों और सट्टेबाजों के रवैये में बदलाव के बजाय अंतर्निहित कॉरपोरेट मूल्यों पर आधारित था। उस सीमा तक इसे बूटस्ट्रैप ऑपरेशन कहा जा सकता है।
रक्षात्मक निवेशक के आम स्टॉक पोर्टफोलियो पर चर्चा करते हुए हमने केवल डॉव जोन्स औद्योगिक औसत के 30 घटकों में शामिल प्रकार के प्रमुख मुद्दों के बारे में बात की है। हमने यह सुविधा के लिए किया है और इसका मतलब यह नहीं है कि ये 30 मुद्दे अकेले उसके द्वारा खरीद के लिए उपयुक्त हैं। वास्तव में डॉव जोन्स सूची के औसत के बराबर या उससे बेहतर गुणवत्ता वाली कई अन्य कंपनियां हैं। इनमें कई सार्वजनिक उपयोगिताएं शामिल होंगी जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अलग डॉव जोन्स औसत है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि रक्षात्मक निवेशक के समग्र परिणाम एक विविध या प्रतिनिधि सूची से दूसरे की तुलना में निर्णायक रूप से भिन्न होने की संभावना नहीं है, या अधिक सटीक रूप से न तो वह और न ही उसके सलाहकार निश्चित रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अंततः क्या अंतर विकसित होंगे। यह सच है कि कुशल या चतुर निवेश की कला विशेष रूप से उन मुद्दों के चयन में निहित है जो सामान्य बाजार की तुलना में बेहतर परिणाम देंगे। अन्यत्र विकसित किए जाने वाले कारणों से हम रक्षात्मक निवेशकों की औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की क्षमता पर संदेह करते हैं, जिसका वास्तव में मतलब होगा अपने स्वयं के समग्र प्रदर्शन को मात देना। हमारा संदेह विशेषज्ञों द्वारा बड़े फंडों के प्रबंधन तक फैला हुआ है। आइए हम अपने बिंदु को एक उदाहरण से स्पष्ट करें जो पहली बार में विपरीत साबित हो सकता है। दिसंबर 1960 और दिसंबर 1970 के बीच DJI 616 से 839 या 36% तक बढ़ गया, लेकिन इसी अवधि में 500 शेयरों का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भारित सूचकांक 58.11 से बढ़कर 92.15 या 58% हो गया। जाहिर है कि दूसरा समूह पहले की तुलना में बेहतर खरीद साबित हुआ था। लेकिन 1960 में कौन इतना जल्दबाजी में भविष्यवाणी कर सकता था कि सभी प्रकार के सामान्य शेयरों का एक विविध वर्गीकरण निश्चित रूप से डॉव के कुलीन 30 तानाशाहों से बेहतर प्रदर्शन करेगा। यह सब साबित करता है, हम जोर देते हैं कि केवल शायद ही कोई व्यक्ति मूल्य परिवर्तनों के बारे में भरोसेमंद भविष्यवाणियां कर सकता है, चाहे वे पूर्ण हो या सापेक्ष। हम यहाँ बिना किसी माफी के दोहराएंगे, क्योंकि चेतावनी बहुत बार नहीं दी जा सकती कि निवेशक नए ऑफर या किसी भी तरह के हॉट मुद्दों को खरीदकर औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि त्वरित लाभ के लिए अनुशंसित लंबे समय में इसके विपरीत होना लगभग निश्चित है। रक्षात्मक निवेशक को खुद को लाभदायक संचालन के लंबे रिकॉर्ड और मजबूत वित्तीय स्थिति वाली महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों तक सीमित रखना चाहिए। कोई भी योग्य सुरक्षा विश्लेषक ऐसी सूची बना सकता है। आक्रामक निवेशक अन्य प्रकार के सामान्य स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आकर्षक आधार पर होना चाहिए, जैसा कि बुद्धिमान विश्लेषण द्वारा स्थापित किया गया है। इस खंड को समाप्त करने के लिए आइए रक्षात्मक निवेशक के लिए 3 पूरक अवधारणाओं या प्रथाओं का संक्षेप में उल्लेख करें। पहला है अपने स्वयं के सामान्य स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के विकल्प के रूप में अच्छी तरह से स्थापित निवेश फंड के शेयरों की खरीद। वह कई राज्यों में ट्रस्ट कंपनियों और बैंकों द्वारा संचालित सामान्य ट्रस्ट फंड या मिश्रित फंड में से एक का भी उपयोग कर सकता है, या यदि उसके फंड पर्याप्त हैं तो किसी मान्यता प्राप्त निवेश परामर्श फर्म की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। यह उसे मानक लाइनों के साथ अपने निवेश कार्यक्रम का पेशेवर प्रशासन देगा। तीसरा डॉलर लागत औसत का उपकरण है, जिसका सीधा सा मतलब है कि व्यवसायी हर महीने या हर तिमाही में समान संख्या में डॉलर का निवेश करता है। इस तरह वह अधिक शेयर खरीदता है जब कीमत अधिक होती है तो बाजार में गिरावट होती है, और उसे अपनी सभी होल्डिंग्स के लिए संतोषजनक समग्र मूल्य मिलने की संभावना होती है। सख्ती से कहें तो यह विधि एक व्यापक दृष्टिकोण का अनुप्रयोग है जिसे फॉर्मूला निवेश के रूप में जाना जाता है।
हमारे सुझाव में उत्तरार्ध का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि निवेशक बाजार की कार्रवाई के विपरीत संबंध में सामान्य शेयरों की अपनी होल्डिंग्स को 25% न्यूनतम और 75% अधिकतम के बीच बदल सकता है। इन विचारों में रक्षात्मक निवेशक के लिए योग्यता है और बाद के अध्यायों में उन पर अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। आक्रामक निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम हमारा उद्यमी सुरक्षा खरीदार निश्चित रूप से अपने रक्षात्मक या निष्क्रिय साथी की तुलना में बेहतर समग्र परिणाम प्राप्त करने की इच्छा और अपेक्षा करेगा। लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके परिणाम खराब नहीं होंगे। वॉल स्ट्रीट में बहुत अधिक ऊर्जा, अध्ययन और मूल क्षमता लाना और लाभ के बजाय नुकसान उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये गुण यदि गलत दिशा में निर्देशित किए जाते हैं तो वे बाधाओं से अलग नहीं हो सकते। इसलिए यह सबसे जरूरी है कि उद्यमी निवेशक एक स्पष्ट अवधारणा के साथ शुरू करें कि कौन से कार्यपद्धति सफलता की उचित संभावना प्रदान करते हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले हम कई तरीकों पर विचार करते हैं जिसमें निवेशक और सट्टेबाज आम तौर पर औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनमें शामिल हैं 1. बाजार में ट्रेडिंग। इसका मतलब आम तौर पर शेयर खरीदना होता है जब बाजार आगे बढ़ रहा हो और जब बाजार नीचे की ओर जाए तो उन्हें बेचना। चुने गए शेयर उन शेयरों में से होने की संभावना है जो बाजार के औसत से बेहतर व्यवहार कर रहे हैं। कुछ पेशेवर अक्सर शॉर्ट सेलिंग में संलग्न होते हैं। यहां वे ऐसे इश्यू बेचते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंजों के स्थापित तंत्र के माध्यम से उधार लेते हैं। उनका उद्देश्य इन इश्यू की कीमत में बाद में गिरावट से लाभ उठाना होता है, उन्हें उस कीमत पर वापस खरीदना जिस पर उन्होंने उन्हें बेचा था। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के पृष्ठ 19 पर दिए गए हमारे उद्धरण से पता चलता है, यहां तक कि छोटे निवेशक शब्द का अर्थ ही समाप्त हो गया। कभी कभी शॉर्ट सेलिंग में अपना अकुशल हाथ आजमाते हैं। कुछ मामलों में निवेशक ऐसी कंपनियों को भी चुन सकता है जिन्होंने अभी तक प्रभावशाली परिणाम नहीं दिखाए हैं लेकिन बाद में उच्च आय क्षमता स्थापित करने की उम्मीद है। ऐसी कंपनियां अक्सर किसी तकनीकी क्षेत्र से संबंधित होती हैं जैसे कंप्यूटर, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और वे अक्सर नई प्रक्रियाएं या उत्पाद विकसित कर रही होती हैं जिन्हें विशेष रूप से आशाजनक माना जाता है। हम पहले ही गतिविधि के इन क्षेत्रों में निवेशक की सफलता की समग्र संभावनाओं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त कर चुके हैं। पहले को हमने सैद्धांतिक और यथार्थवादी दोनों आधारों पर निवेश के क्षेत्र से बाहर रखा है। स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो गहन विश्लेषण पर मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न प्रदान करता है। स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बाद के अध्याय में और अधिक कहा जाएगा। निकट अवधि या लंबे भविष्य के लिए सबसे आशाजनक स्टॉक चुनने के अपने प्रयास में निवेशक को दो तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पहला मानवीय त्रुटि से और दूसरा उसके प्रतिस्पर्धा की प्रकृति से। वह भविष्य के अपने अनुमान में गलत हो सकता है या भले ही वह सही हो, वर्तमान बाजार मूल्य पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो सकता है कि वह क्या अनुमान लगा रहा है। निकट अवधि की चयनात्मकता के क्षेत्र में कंपनी के चालू वर्ष के परिणाम आम तौर पर वॉल स्ट्रीट पर आम संपत्ति हैं। अगले साल के परिणाम, जिस हद तक वे पूर्वानुमानित हैं, पहले से ही सावधानीपूर्वक विचार किए जा रहे हैं। इसलिए जो निवेशक मुख्य रूप से इस वर्ष के बेहतर परिणामों के आधार पर या अगले वर्ष के लिए जो उम्मीद की जा सकती है उसके आधार पर मुद्दों का चयन करता है, उसे यह पता चलने की संभावना है कि अन्य लोगों ने भी उसी कारण से ऐसा ही किया है। अपने दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए स्टॉक चुनने में निवेशक की बाधाएं मूल रूप से समान हैं। पूर्वानुमान में पूरी तरह से त्रुटि की संभावना, जिसे हमने पृष्ठ 6 पर अपने एयरलाइनों के उदाहरण से दर्शाया है, निस्संदेह निकट अवधि की आय से निपटने की तुलना में अधिक है।
क्योंकि विशेषज्ञ अक्सर ऐसे पूर्वानुमानों में भटक जाते हैं। इसलिए जब वॉल स्ट्रीट पूरी तरह से गलत पूर्वानुमान लगा रहा हो तो निवेशक के लिए सही पूर्वानुमान लगाकर बहुत लाभ उठाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक है। कितने उद्यमी निवेशक पेशेवर विश्लेषकों को उनके पसंदीदा खेल में दीर्घकालिक भविष्य की आय का अनुमान लगाने के लिए हराने के लिए तीक्ष्णता या भविष्यवाणी करने के उपहार पर भरोसा कर सकते हैं। इस प्रकार हम निम्नलिखित तार्किक लेकिन विचलित करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। औसत से बेहतर परिणाम जारी रखने के लिए एक उचित अवसर का आनंद लेने के लिए निवेशक को उन नीतियों का पालन करना चाहिए जो एक स्वाभाविक रूप से ठोस और आशाजनक हों और दो वॉल स्ट्रीट पर लोकप्रिय न हों। क्या उद्यमी निवेशक के लिए ऐसी कोई नीतियां उपलब्ध हैं? सिद्धांत रूप में एक बार फिर उत्तर हाँ होना चाहिए, और यह सोचने के व्यापक कारण हैं कि व्यवहार में भी उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। हर कोई जानता है कि सट्टा स्टॉक आंदोलन दोनों दिशाओं में बहुत दूर तक ले जाया जाता है, अक्सर सामान्य बाजार में और हर समय कम से कम कुछ व्यक्तिगत मुद्दों में। इसके अलावा रुचि की कमी या अनुचित लोकप्रिय पूर्वाग्रह के कारण एक सामान्य स्टॉक का कम मूल्यांकन किया जा सकता है। हम आगे जा सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि आम स्टॉक में व्यापार के एक आश्चर्यजनक रूप से बड़े हिस्से में इसमें लगे लोग अपने शरीर के एक हिस्से को दूसरे से अलग नहीं जानते हैं। इस पुस्तक में हम मूल्य और मूल्य के बीच पिछले विनिवेश बनाम सट्टा के कई उदाहरणों को इंगित करेंगे। इस प्रकार ऐसा लगता है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को जो आंकड़ों के लिए एक अच्छा दिमाग रखता है, वॉल स्ट्रीट पर एक वास्तविक पिकनिक मनानी चाहिए, दूसरों की मूर्खता से बचना चाहिए। ऐसा लगता है, लेकिन किसी तरह यह इतना आसान नहीं होता। लाभ के लिए उपेक्षित और इसलिए कम मूल्यांकित इश्यू खरीदना आम तौर पर एक लंबा और धैर्य परीक्षण करने वाला अनुभव साबित होता है, और बहुत लोकप्रिय और इसलिए अधिक मूल्यांकित इश्यू को शॉर्ट सेलिंग करना न केवल किसी के साहस और सहन शक्ति की बल्कि किसी की जेब की गहराई की भी परीक्षा होती है। सिद्धांत सही है, इसका सफल अनुप्रयोग असंभव नहीं है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना आसान नहीं है। विशेष परिस्थितियों का एक काफी विस्तृत समूह भी है जो कई वर्षों में 20% या उससे बेहतर का अच्छा वार्षिक रिटर्न लाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। जो इस क्षेत्र में अपना रास्ता जानते हैं, उनके लिए न्यूनतम समग्र जोखिम के साथ। इनमें अंतर सुरक्षा मध्यस्थता, परिसमापन में भुगतान या वर्कआउट, कुछ प्रकार के संरक्षित बचाव शामिल हैं। सबसे आम मामला एक अनुमानित विलय या अधिग्रहण है जो घोषणा की तारीख पर कुछ शेयरों के लिए उनकी कीमत से काफी अधिक मूल्य प्रदान करता है। हाल के वर्षों में ऐसे सौदों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और यह जानकारों के लिए एक अत्यधिक लाभदायक अवधि होनी चाहिए थी। लेकिन विलय की घोषणाओं की संख्या में वृद्धि के साथ विलय में बाधाओं और उन सौदों की संख्या में भी वृद्धि हुई जो सफल नहीं हुए। इस प्रकार इन एक बार विश्वसनीय संचालन में काफी व्यक्तिगत नुकसान हुआ। शायद बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ की समग्र दर कम हो गई थी। इन विशेष स्थितियों की कम लाभप्रदता एक तरह की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है, घटते प्रतिफल के नियम के समान जो इस पुस्तक के जीवनकाल के दौरान विकसित हुई है। 1949 में हम पिछले 75 वर्षों में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते थे जो आय और वर्तमान ब्याज दरों के आधार पर एक सूत्र का समर्थन करता था, डीजेआईए को उसके केंद्रीय या आंतरिक मूल्य से नीचे खरीदने और ऐसे मूल्य से ऊपर बेचने के लिए एक स्तर निर्धारित करने के लिए। यह रोथस्चाइल्ड्स के शासकीय सिद्धांत का एक अनुप्रयोग था, सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचें। और इसका लाभ यह था कि यह वॉल स्ट्रीट के अंतर्निहित और घातक सिद्धांत के ठीक विपरीत था कि शेयरों को इसलिए खरीदा जाना चाहिए क्योंकि वे ऊपर गए हैं और इसलिए बेचा जाना चाहिए क्योंकि वे नीचे गए हैं।
अफसोस 1949 के बाद यह सूत्र अब काम नहीं करता था। दूसरा उदाहरण स्टॉक मार्केट आंदोलनों के प्रसिद्ध डॉव थ्योरी द्वारा प्रदान किया गया है, जो 1897 से 1933 के लिए इसके संकेतित शानदार परिणामों और 1934 के बाद से इसके बहुत अधिक संदिग्ध प्रदर्शन की तुलना में है। हाल ही में उपलब्ध नहीं होने वाले सुनहरे अवसरों का तीसरा और अंतिम उदाहरण वॉल स्ट्रीट पर हमारे अपने संचालन का एक अच्छा हिस्सा सौदेबाजी के मुद्दों की खरीद पर केंद्रित था, जिन्हें इस तथ्य से आसानी से पहचाना जा सकता था कि वे प्लांट अकाउंट और अन्य परिसंपत्तियों की गिनती न करते हुए और स्टॉक से पहले सभी देनदारियों को घटाने के बाद केवल शुद्ध चालू परिसंपत्तियों कार्यशील पूंजी में अपने हिस्से से कम पर बेच रहे थे। यह स्पष्ट है कि ये मुद्दे एक निजी व्यवसाय के रूप में उद्यम के मूल्य से काफी कम कीमत पर बिक रहे थे। कोई भी मालिक या बहुमत धारक इतनी हास्यास्पद रूप से कम कीमत पर अपने स्वामित्व वाली चीज को बेचने के बारे में नहीं सोचेगा। अजीब बात है, ऐसे विसंगतियों को खोजना मुश्किल नहीं था। 1957 में एक सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें बाजार में उपलब्ध इस प्रकार के लगभग 200 मुद्दे दिखाए गए थे। विभिन्न तरीकों से व्यावहारिक रूप से ये सभी सौदेबाजी के मुद्दे लाभदायक साबित हुए और औसत वार्षिक परिणाम अधिकांश अन्य निवेशों की तुलना में बहुत अधिक लाभकारी साबित हुए। लेकिन वे भी अगले दशक में शेयर बाजार से लगभग गायब हो गए और उनके साथ ही उद्यमी निवेशक द्वारा चतुर और सफल संचालन के लिए एक भरोसेमंद क्षेत्र भी गायब हो गया। हालांकि 1970 की कम कीमतों पर फिर से इस तरह के सबवर्किंग कैपिटल मुद्दों की काफी संख्या दिखाई दी और बाजार की मजबूत रिकवरी के बावजूद उनमें से पर्याप्त संख्या में साल के अंत में एक पूर्ण आकार के पोर्टफोलियो को बनाने के लिए बने रहे। आज की परिस्थितियों में उद्यमी निवेशक के पास अभी भी औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की विभिन्न संभावनाएं हैं। विपणन योग्य प्रतिभूतियों की विशाल सूची में उचित संख्या में ऐसे शामिल होने चाहिए जिन्हें तार्किक और उचित रूप से भरोसेमंद मानकों द्वारा कम मूल्यांकित के रूप में पहचाना जा सके। इनसे औसतन DJIA या किसी भी समान प्रतिनिधि सूची की तुलना में अधिक संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने चाहिए। हमारे विचार में इन खोजों का निवेशक के प्रयास के लायक नहीं होगा जब तक कि वह अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक हिस्से से औसत वार्षिक रिटर्न में करों से पहले 5% जोड़ने की उम्मीद न कर सके। हम सक्रिय निवेशक द्वारा उपयोग के लिए स्टॉक चयन के लिए एक या अधिक ऐसे दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे।